यूं तो संसद में मर्यादा भंग होना, लोकतंत्र की हत्या होना और भाषाई मर्यादा लांघना कोई संसद में नई बात नहीं है। लेकिन आज संसद के अंदर जो हुआ वह वाकई बहुत निंदनीय है, बहुत शर्मनाक है, क्योंकि आज सांसदों ने एक दूसरे को फिजिकली टच करते हुए धक्का मुक्की दिया। और ऐसी धक्का मुक्की कि उस धक्का मुक्की में दो सांसदों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। एक तो बुजुर्ग सांसद प्रताप सिंह सारंगी और दूसरे मुकेश राजपूत, जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से फर्रुखाबाद की सांसदी लोकसभा सीट से सांसद हैं। और प्रताप सारंगी जी उड़ीसा के मोदी कहे जाते हैं, वह उड़ीसा की बालासोर सीट से सांसद हैं। वो उसी धक्का मुक्की में घायल हो गए, उनको राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। ऐसी असंसदीय निर्दयता की गई संसद के अंदर। ये वाकई बड़ी शर्मनाक है कि देश चलाने वाले लोग, देश के बारे में बात करने वाले लोग इतना अमर्यादित हो गए कि एक दूसरे के ऊपर धक्का मुक्की करने पे आमादा हो गए। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। विपक्ष के सांसद यानी इंडिया गठबंधन के सारे सांसद प्रेरणा स्थल यानी जो अंबेडकर साहब की मूर्ति है संसद परिसर के अंदर, वहां से और मकर द्वार तक फ्लैग मार्च कर रहे थे। और मकर द्वार संसद का प्रवेश द्वार कहा जाता है। मकर द्वार में उन सभी इंडिया गठबंधन के सांसदों को प्रवेश करना था, लेकिन बीजेपी के विधायकों का, सांसदों का ये कहना है कि मकर द्वार पर बीजेपी के सभी सांसद सीढ़ियों पर एक सिरे से खड़े हुए थे और वो सांकेतिक रूप से इंडिया गठबंधन के सांसदों का विरोध कर रहे थे। लेकिन वहीं अगर आप इंडिया गठबंधन के सांसदों की बात करें तो उनका ये आरोप है कि वो सिर्फ वहां पर खड़े नहीं थे, बल्कि इनके एंट्री करते ही धक्का मुक्की पे आमादा हो गए। और उसी धक्का मुक्की में मल्लिकार्जुन खड़गे को चोट आई है, प्रियंका गांधी से भी अभद्रता की गई है, उल्टे राहुल गांधी के ऊपर धक्का मुक्की की गई। लेकिन जो पूरा घटनाक्रम वहां पर हुआ, उस घटनाक्रम में यह देखा गया कि उसी धक्का मुक्की में मुकेश राजपूत गिर जाते हैं प्रताप सारंगी के ऊपर। और प्रताप सारंगी के ऊपर जब गिरते हैं तो प्रताप सारंगी का सर फूट जाता है। प्रताप सारंगी सर पर रुमाल रखे हुए मीडिया के सामने जब आते हैं तो वो सीधे राहुल गांधी का नाम लेते हैं। वो बोलते हैं कि राहुल गांधी ने उन्हें धक्का दिया मुकेश राजपूत को, तब मुकेश राजपूत उनके ऊपर गिरे और इसलिए उनका सर फट गया, उनके सर से खून बहने लगा। उसके बाद इन दोनों सांसदों को राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उन्हें राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री देखने भी जा चुके हैं। ये आज का जो घटनाक्रम हुआ, लेकिन ये आखिर क्यों हुआ? मकर द्वार पर क्यों भारतीय जनता पार्टी के सारे सांसद इंडिया गठबंधन के सांसदों का विरोध करने के लिए खड़े हो रहे थे? इस मामले की तह में जाने के लिए हमें 17 दिसंबर 2024 की सदन की कार्यवाही पर नजर डालना पड़ेगा। देर शाम 17 दिसंबर 2024 को अमित शाह का राज्यसभा में भाषण हो रहा था और अमित शाह ने बोलते बोलते 6 बार अंबेडकर साहब का नाम लिया और कहा कि आजकल फैशन हो गया है अंबेडकर 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 कहना। इतनी बार अगर भगवान का नाम लिया होता तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अमित शाह का बस ये कहना था कि पूरे देश के अंदर अंबेडकर साहब के अनुयायियों के अंदर एक बवाल मच गया, एक भूचाल आ गया। यूं मानो कि अंबेडकर साहब के सभी अनुयायियों के भीतर एक ऐसा राजनीतिक भूचाल आ गया कि मानो बड़ी आफत सी हो गई है और अमित शाह गृह मंत्री फंस गए एक बड़े चक्कर में। और उसके बाद शुरू हुई गंभीर राजनीति। चूंकि अंबेडकर साहब आज की राजनीति के सबसे प्रासंगिक व्यक्ति हैं, उन्होंने देश की गुलामी से लेकर के देश को आज़ाद कराने तक में अपना एक अहम योगदान दिया। और आज भी भारत के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, उन्हें संविधान रचने में मूल रूप से एक व्यक्तित्व के तौर पर जाना गया। जब संविधान रचा जा रहा था तो वो उस वक्त हिंदुस्तान के सबसे पढ़े लिखे आदमी थे। बाबा साहब अंबेडकर देश के पहले कानून मंत्री भी बनाए गए जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। तमाम सारे कॉन्फ्लिक्ट भी हुए पंडित नेहरू के बीच में, अंबेडकर साहब के बीच में, अंबेडकर साहब के बीच में और गृह मंत्री सरदार पटेल के बीच में। लेकिन फिर भी अंबेडकर साहब की एक काबिलियत थी कि उन्होंने सबके साथ मिलकर के इस देश के लिए काम किया। बहुत स्वाभाविक बात है कि अंबेडकर साहब पर कोई भी अभद्र टिप्पणी करना या उनके सम्मान को ठेस पहुंचाना किसी भी नेता को कोई अधिकार या संविधान या प्रियम्बल नहीं देता है। लेकिन पता नहीं अमित शाह की क्या
इसके पीछे मंशा थी, गृह मंत्री क्या कहना चाहते थे और क्या कह गए। मगर उनके ये कहने के बाद भारतीय जनता पार्टी एक बड़े सवालों में घिर गई। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर मनुस्मृति का आरोप लगने लगा, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर मनुवाद का आरोप लगा, मनुस्मृति को मानने का आरोप लगा, दलितों का विरोधी होने का आरोप लगा। अल्पसंख्यक, दलित, पिछड़े, शोषित, वंचित, पीड़ित, इन सब की बात लगातार नरेंद्र मोदी करते रहते हैं। लेकिन इतना सब करने के बावजूद भी विपक्ष ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी भारतीय जनता पार्टी को घेरने में। यहाँ तक कि ऐसे ऐसे आरोप लगाए गए और उन आरोपों से कांग्रेस भी नहीं बच सकी, क्योंकि पिछले कई सारे वर्षों से लगातार देखा जा रहा है कि जो भी भारत के महापुरुष हैं उनको अपने पाले में करने की जो एक होड़ लगी हुई है, उसमें कोई भी राजनीतिक दल पीछे नहीं हटना चाहता। वो चाहे सरदार पटेल की बात करें, चाहे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की बात करें, चाहे गांधी की बात करें, चाहे नेहरू की बात करें, चाहे सावरकर की बात करें, हर एक राजनीतिक दल उनके नाम का एडवांटेज उठाना चाहता है, उनके नाम पर वोट ग्रहण करना चाहता है, लेकिन उनके द्वारा बताए गए रास्तों पर कोई नहीं चलना चाहता। ये भी सबसे बड़ी विडंबना है। अगर पूरे मामले की बात करें तो संविधान के पूर्ण हो रहे 75 वर्ष पर दोनों सदनों में हो रही संविधान पर चर्चा में संविधान के ही रचयिता बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर मच गया बवाल। और वो बवाल भी किसी छोटे नेता, किसी अरे गहरे नेता के बयान पर नहीं मचा, बल्कि उस नेता के बयान पर मचा जो खुद इस देश के गृह मंत्री हैं, इस देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के मुखिया हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने जैसे ही 6 बार अंबेडकर साहब का नाम ले करके ये कहा कि अंबेडकर साहब का नाम लेने का फैशन है, अगर इतनी बार भगवान का नाम लेते तो शायद 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। वैसे ही दलित, पिछड़े, शोषित वर्ग के जो नेता हैं, तथाकथित रूप से उनके जो लीडर्स हैं, वो तुरंत आमादा हो गए, आक्रमण करने लगे अमित शाह के ऊपर। अमित शाह को शोषित, दलित, पिछड़ों का हत्यारा बताया जाने लगा, संविधान का हत्यारा बताया जाने लगा, संविधान का भक्षक बताया जाने लगा। और ये आरोप सिर्फ भाजपा पर ही नहीं लगे। देखने वाली बात तो ये निकल करके आई कि जब मायावती ने आरोप लगाया, नगीना सांसद चंद्रशेखर रावण ने आरोप लगाया, तो उन्होंने कांग्रेस को भी नहीं छोड़ा और कांग्रेस के ऊपर भी सबने आरोप लगा डाले। जो आरोप अमित शाह लगा रहे थे वही आरोप मायावती भी कांग्रेस पर लगाने लगी कि जन्म दिवस पर छुट्टी नहीं घोषित की थी कांग्रेस की सरकार ने। देश की आज़ादी के बाद सबसे पहले चूंकि कांग्रेस सत्ता में आई थी, तो कांग्रेस के ऊपर सबसे पहले आरोप लगे अंबेडकर साहब के अपमान के। बोला था अमित शाह ने, आरोप लगने लगे कांग्रेस पर। यही सियासत है। संसद में बाबा साहब की तस्वीर न लगाने का आरोप कांग्रेस के ऊपर लगा। जो आरोप अमित शाह ने लगाया था वही आरोप मायावती लगाने लगी। बाबा साहब को भारत रत्न न देने का भी आरोप कांग्रेस के ऊपर लगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुनाव हरवाने का भी आरोप लगा। 2 चुनाव बाबा साहब अंबेडकर लड़े और दोनों चुनाव बाबा साहब अंबेडकर को हारना पड़ा, इसका भी आरोप कांग्रेस के ऊपर लगाया गया। अमित शाह लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कांग्रेस को इस बात को कह करके घेरते हैं कि असल में बाबा साहब अंबेडकर का अपमान तो कांग्रेस करती आई है। नेहरू जी ने लगातार अपमान किया है कांग्रेस की तरफ से। नेहरू जी को जब उन्होंने चिट्ठी लिखी त्यागपत्र की, जब वो कानून मंत्री हुआ करते थे, तब नेहरू जी ने उस पत्र के जवाब में ये कहा कि आपके इस्तीफा देने से हमारी सरकार के ऊपर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। ये आरोप भी नेहरू के ऊपर अमित शाह लगाते हैं उस चिट्ठी के हवाले से, जो चिट्ठी अंबेडकर साहब ने नेहरू साहब को लिखी थी। तो कहीं कोई बचने वाला नहीं है। इसके बाद क्या था, जैसे ही अमित शाह घिरने लगे, अमित शाह को बचाने के लिए उनके हनुमान बनकर प्रधानमंत्री मोदी आए। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट पे ट्वीट कर डाले, लेकिन उन्होंने अमित शाह जी के बयान की एक भी निंदा नहीं की। बिना निंदा किए हुए, कांग्रेस को घेरते हुए, विपक्ष को घेरते हुए, प्रोपेगेंडा बनाने का आरोप लगाते हुए पूरे विपक्ष को नरेंद्र मोदी जी घेरते रहे, लेकिन उन्होंने अमित शाह जी के बयान की कोई निंदा नहीं की, जिसमें उन्होंने भगवान को बेहतर बता दिया था बाबा साहब अंबेडकर से। अब एक बड़ी राजनीतिक विषय का यह भी मामला था कि क्या भगवान का नाम लेना वहां पर उचित था, क्योंकि भगवान के प्रति तो सबकी श्रद्धा होती है। राजनीतिक व्यक्तियों के प्रति हो सकता है कि किसी की श्रद्धा ना हो,
लेकिन भगवान के साथ अंबेडकर साहब को जोड़ना शायद एक राजनीतिक स्टंट भी हो सकता था अमित शाह का, और वो स्टंट उनका काफ़ी हद तक कामयाब भी दिख रहा है, क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष सदन के अंदर अडानी को लेकर के हमलावर हो रहा था, अचानक बहस एक दूसरे मुद्दे की तरफ छिड़ गई और वो बहस अंबेडकर वर्सेस भगवान, अंबेडकर वर्सेस नेहरू पर जाकर के सिमट गई। और राहुल गांधी अंततोगत्वा आज कुछ सांसदों को धक्का मुक्की करने के मामले में घिरते हुए नजर आए हैं, लेकिन राहुल गांधी ने उल्टे आरोप बीजेपी के सांसदों पर भी लगा डाले हैं। गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान के बाद हर नेता ने दलित पॉलिटिक्स को इनकैश कराने की पूरी कवायद शुरू कर दी। दिल्ली में चुनाव होने जा रहे हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल भी इस पूरी मुहिम में पीछे नहीं रहे। उन्होंने भी तुरंत दलितों की सभाएं करने शुरू कर दिया और उन सभाओं में अंबेडकर साहब को अपना भगवान बताया। उन्होंने कहा कि जो दलितों के, पिछड़ों के, शोषितों के, वंचितों के भगवान हैं, वो मेरे भी भगवान हैं। वो तो मेरे लिए, मैं सिर्फ उनका फ़ैन नहीं बल्कि मैं उनका भक्त हूं और वो मेरे लिए किसी भगवान से कम नहीं है। ऐसी तुलना अरविंद केजरीवाल ने अपने चुनावी एस्पेक्ट के नज़रिए से कर डाली। जयाप्रदा भी पीछे नहीं रही, जो विपक्ष की इंडिया गठबंधन की राज्यसभा सांसद हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से। इसके अलावा अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव भी पीछे नहीं रहीं बीजेपी को घेरने में। उन्होंने भी अमित शाह की भाषा को अमर्यादित और असंसदीय बता डाला और दलितों और पिछड़ों के विरोध में बता डाला। उन्होंने भी कोई कमी कसर नहीं छोड़ी। मायावती ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अमित शाह के इन बयानों की निंदा करते हुए कांग्रेस तक को घेरा। नगीना सांसद चंद्रशेखर रावण ने भी अमित शाह के इन बयानों की खूब कस के निंदा की और अपने आप को अंबेडकर साहब का सबसे सशक्त फॉलोअर बताया। सबसे सशक्त नेता के रूप में वो बन करके आना चाहते हैं दलितों के, पिछड़ों के और शोषितों के, वंचितों के। ऐसी बातें जब वो कर रहे थे तो अमित शाह के ऊपर भी एक आरोप लगाया कि अगर अमित शाह आज गृह मंत्री हैं तो वो किसी भगवान की नहीं बल्कि बाबा साहब अंबेडकर की देन है, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के तहत ही पूरा देश चल रहा है। देश को कोई भगवान नहीं चला रहा है। ये आरोप नगीना सांसद चंद्रशेखर रावण लगाते हैं। आज के घटनाक्रम पर अगर एक बार दोबारा नजर डाली जाए तो राहुल गांधी को दो सांसदों के धक्का मुक्की के मामले में घेरा जा रहा है, लेकिन राहुल गांधी उल्टा अपने ऊपर ही धक्का मुक्की का आरोप बीजेपी के सांसदों पर लगा रहे हैं। फिलहाल वो दोनों सांसद मुकेश राजपूत और प्रताप सिंह सारंगी राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती हैं। उनको देखने राजनाथ सिंह जा चुके हैं। इस मामले में अनुराग ठाकुर और बांसुरी स्वराज, जो सुषमा स्वराज जी की बेटी हैं, इन दोनों ने मिलकर के एक थाने में कई गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज करा दी है राहुल गांधी के खिलाफ। ये भी एक देखने वाली बात होगी कि राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। अब क्या वाकई राहुल गांधी पर कई सारे और मुकदमे चलेंगे? राहुल गांधी को कुछ और नए मामलों में जूझना पड़ेगा? कहाँ अमित शाह से लगातार विपक्ष की मांग हो रही थी कि आप इस्तीफा दीजिए क्योंकि आपने बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया है, कहाँ राजनीति उल्टे पांव विपक्ष की तरफ चल पड़ी और उल्टा राहुल गांधी को अब अपनी संसद की सदस्यता बचाना, कानूनी कार्रवाई से निपटना एक बड़ा मामला, एक बड़ा चैलेंज उनके सामने आकर के खड़ा हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे थे द रियल टॉक शो और मेरा नाम है सचिन प्रभाकर। अब तक अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ऐसी तमाम विवेचनाओं को देखने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।